बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। ये तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं इमरान सीरीज़ के एक और शाहकार नावल के साथ, जिसका नाम है सेवन गोल्ड मैन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दफातर मुँह चौंका, फिर फुर्ती से दाहिनी तरफ पड़े हुए बड़े रेशमी पर्दे के पीछे खिसक गया। सुनाई देने वाली कदमों की चाप अब नज़दीक आती जा रही थी। पर्दे के पीछे छुपे हुए स्याहपोश ने मुस्तरबाना अंदाज में चारों तरफ देखा, फिर सर हिलाकर रह गया। कमरे से निकासी का सिर्फ एक ही रास्ता था, वही जिसके पीछे से कदमों की आवाज़ उभर रही थी। उसने अपनी पुश्त की तरफ देखा। दीवार में 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी खिड़की लगी हुई थी। उसमें सलाखें नहीं थी और पट्टों में शीशे जुड़े हुए थे। उसने खिड़की से बाहर झांका। वो इमारत की 18वीं मंजिल पर था। नीचे दौड़ती हुई कारें खिलौनों की तरह और फुटपाथ पर चलने वाले आदमी छोटे बड़े छोटे छोटे रबड़ के गुड्डों की तरह नजर आ रहे थे। उसने तेजी से खिड़की बंद की, फिर खिड़की से हटकर कोने की तरफ चला गया और वहीं दुबक कर उसने जेब से रिवाल्वर निकाला और उसकी नाल पर साइलेंसर फिट करने लगा। उसके जिस्म पर स्याह रंग का सूट था, गले में स्याह टाई लगी हुई थी और सफ़ेद कमीज थी। हाथ पर चिपक जाने वाले स्याह रंग के दस्ताने थे, पैरों में लॉन्ग बूट थे जिनका रंग स्याह था। उसने तेजी से जेब से स्याह रंग का एक टोप निकाल कर सर पर चढ़ाया और फिर चौकन्ना होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों बाद रोशनी की एक पतली सी किरण उभरी और फिर दरवाज़ा खुल गया। चंद लम्हों बाद रोशनी की एक पतली सी किरण उभरी और फिर दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंधेरे में राहदारी की रोशनी घुस आई। आने वालों में से किसी ने स्विच पुश किया और चट की आवाज़ के साथ कमरे में रोशनी फैल गई। ये 3 अफराद थे, 2 सूट बूट मलबूस और एक इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस। तीनों अफराद कमरे में दाखिल होकर मेज़ों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उनमें से 2 सूट वाले बैठ गए और इंस्पेक्टर मोदब खड़ा हो गया। स्याह सूट वाला पर्दे के पीछे से उन तीनों को बाखूबी देख सकता था। चंद लम्हे में वो धीमी आवाज़ से बातें करते रहे। फिर उनमें से एक उठा और उसी तरफ आने लगा जिस तरफ स्याह सूट वाला खड़ा था। स्याह सूट वाले ने रिवाल्वर की नाल कर उसी तरफ कर दिया। आने वाला पर्दे के करीब दीवार में गड़ी हुई तिजोरी के पास रुका, फिर जेब से चाबी का गुच्छा निकाल कर एक चाबी मुंतहिब की और उसे तिजोरी के लॉक के की होल में घुसेड़ दिया। फिर 2 बिल देने के बाद उसने हैंडल पकड़कर घुमाया और तिजोरी का दरवाज़ा खुल गया। 2 बिल देने के बाद तिजोरी के अंदर एक खाने में मुतअद्दिद फाइलें रखी हुई थी, दूसरे खाने में करेंसी नोट थे और तीसरे में हीरे रखे हुए थे। चौथे खाने में एक बंद डब्बा था और उसके बराबर ही मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी गई थी। उसने लाल रंग की फाइल निकाली और तिजोरी को उसी तरह खुला छोड़कर वो मेज़ की तरफ बढ़ गया। तुम दरवाजे पर रुकोगे, उनमें से एक ने इंस्पेक्टर से कहा और वो अदब से पीछे हटकर सैल्यूट करने के बाद कमरे से निकल गया। फाइल को मेज़ पर रखने के बाद वो भी कुर्सी पर बैठ गया। दूसरे ने फाइल उठाकर खोल ली। वो एक एक सफ़ा उलटकर उसे पढ़ रहा था। फाइल में शायद फ़ोटोग्राफ भी थे, क्योंकि फ़ाइल में लगे हुए कागजात पलटने के साथ ही उसने कई फ़ोटोग्राफ भी उठाकर देखे। चंद मिनट कमरे में सन्नाटा रहा, फिर उसने फ़ाइल बंद की और सिगार केस से एक सिगार निकालकर उसे दूसरे की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मैं नहीं समझ सकता कि मिस्टर जिम हमें क्यों तलब किया गया है। क्या आपने मुआहदे का जायज़ा लिया? हाँ, उसने सिगार सुलगाते हुए कहा। मुआहदा हर तरह से मुकम्मल है और इसमें किसी किस्म की भी गलती नहीं की गई। फिर क्या वजह हो सकती है? दूसरे ने मेज़ पर रखे हुए लाइटर से सिगार सुलगाते हुए कहा और खामोश होकर सामने वाले को देखने लगा। इस मरतबा पैगाम में भी कुछ नहीं कहा गया, वरना हम हमेशा तलब करने की वजह से ज़रूर आगाह कर दिया जाता था। हो सकता है मुआहदे में कोई रद्द-बदल की जा रही हो और इसीलिए हमें तलब किया गया हो। ये बात नामुमकिन तो नहीं, लेकिन फिर भी ये बुलाए जाने की यकीनी वजह नहीं हो सकती। पैगाम क्या था? सिर्फ इतना कि मुआहदे के साथ कल शाम को वज़ारत हाजा के ऑफिस में पहुंचकर कर्नल जेफरे से मिलो। कर्नल जेफरे? दूसरे ने दोहराया। नाम सुना हुआ मालूम होता है। ये वज़ीर हाजा के सेक्रेटरी हैं, 4 साल पहले फ़ौज में थे, वहीं से उनको वज़ारत हाजा में मुंतकिल किया गया। हो सकता है मुआहदे के बारे में वज़ारत दिफा को उसकी मज़ीद कापियों की ज़रूरत हो, या फिर वो खुद उसे देखना चाहते हों। नहीं, पहले वाले ने सर हिलाकर कहा, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। मुआहदे के वक्त वज़ारत दिफा और वज़ारत हाजा के नुमाइंदे मौजूद थे और उन्हीं के मशवरे से मुआहदे को तरतीब दिया गया है। फिर जिम ने कहा, और क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल से इस किस्म का जो मुआहदा चमरेहा से किया जाने वाला है, उसी के सिलसिले में हमें तलब किया गया है। ये भी हो सकता है। जिम ने कहा, क्या आप तन्हा जाएंगे? हाँ, मुझे तन्हा ही बुलाया गया है। मुआहदे की तमाम कापियाँ ले जानी होंगी। इसके बारे में कोई वाज़ेह हिदायत नहीं मिली है, लेकिन मैं तमाम कापियाँ ले जाऊँगा। हम जिम खामोश हो गया। कमरे में सिगार की धुएं की बदबू फैल रही थी। चंद लम्हे बाद जिम के सामने बैठने वाले ने मास्टर फ़ोन ऑन करते हुए कहा, हेलो। हाँ देखो, सेंट्रल इंडेक्स से मिलाओ। हाँ फ़ौरन। हाँ हेलो कैप्टन सरूज।
हेलो कैप्टन सरोज, देखो रेड ग्लिफन मुआहदे की तमाम कापियाँ लेकर मेरे पास आओ। हाँ हाँ हाँ, फ़ौरन राइट, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और फिर जिम की तरफ देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से चमरेहा से मुआहदा करने के लिए जो फ़ौजी वफद रवाना होने वाला है उसकी रवानगी परसों 10 बजे रात वाले तैयारी से होने वाली है। आपका ख्याल दुरुस्त है, तब फिर हमें चमरेहा वाले मुआहदे के सिलसिले में तलब किया गया होगा। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। ये कल ही मालूम हो सकेगा, जिम ने कहा। वैसे क्या चमरेहा वाले रेड मुआहदे के हो जाने के बावजूद नया मुआहदा करेंगे? हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं। क्यों? रेड ग्लिफन मुआहदा सरासर चमरेहा की मुखालफत में किया गया है और हाँ हाँ हाँ, वो कहकहा लगाकर बात काटते हुए बोला, मिस्टर जिम, चमरेहा वालों को इस मुआहदे की हवा भी नहीं लग सकती। क्यों? क्या उनकी सीक्रेट सर्विस के आदमी हमारे दरमियान नहीं है? मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस मुआहदे के बारे में किसी को इल्म नहीं हो सकेगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। यूँ समझ लो कि इस मुआहदे के बारे में या तो वो लोग जानते हैं जिनकी एमा पर यह मुआहदा हुआ है, या वो लोग जिन्होंने शराइत तय की हैं और दस्तखत किए हैं, या मैं, तुम और 3 दूसरे आदमी। इसके अलावा और कोई इसके बारे में नहीं जानता कि वो क्या है और किस नौइयत का है। कैप्टन सरोज के बारे में आप क्या कहते हैं? वो हमारा वफादार है। वो भी उसके बारे में जानती है, लेकिन दूसरों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि मुआहदा सिर्फ अनाज के सिलसिले में किया गया है और रेड ग्लिफ हमें 2 लाख टन गल्ला अमदाद में देगी। हम जिम ने सर हिलाकर कहा, मैं नहीं समझ सकता कि ये बात पोशीदा रहेगी। अभी तक पोशीदा है। हालांकि मुआहदे हुए 1 माह गुजर गया, लेकिन मेरे ख्याल से दफातन वो खामोश होकर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कैप्टन सरोज सर। दस्तक के साथ ही आवाज़ भी सुनाई दी। जिम ने सर हिलाया, फिर अपने साथी का इशारा पाकर बोला, कम ऑन मिस सरोज। दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत हदोहाल की 28 साला औरत कमरे में दाखिल हुई। अगर उसकी जिस्म पर फौजी वर्दी ना होती तो उसे कैप्टन की बजाय अदाकारा कहना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता। उसके हाथ में एक सुरख रंग की फ़ाइल थी। मेज़ के करीब पहुंचकर उसने सैल्यूट किया, फिर फ़ाइल मेज़ पर रखकर एक बड़ा सा कागज़ उसके ऊपर रख दिया। जिम ने कागज़ पर टाइप की हुई तहरीर को पढ़ा और उस पर दस्तखत करके कागज़ सरोज को वापस कर दिया। फिर फाइल खोलकर अंदर लगे हुए कागजात देखने लगा। ओके कैप्टन, जिम के साथी ने सर हिलाकर कहा और सरोज सैल्यूट करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हे वो कागजात देखते रहे, फिर जिम बोला, हाँ कर्नल, अब क्या प्रोग्राम है? कागजात तिजोरी में रख दो। कर्नल ने कहा, हमें यहाँ से वजारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी से मिलकर अफ्रीकी जासूस के बारे में केस के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए चलना होगा। राइट, जिम ने उठते हुए कहा। फिर उसने दोनों सुर्ख फाइलों को तरतीब से बंद किया और तिजोरी की तरफ बढ़ गया। फाइलें अंदर रखने के बाद उसने तिजोरी लॉक की और चाबी जेब में डालकर कर्नल की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद वो कमरे में फिर तारीकी थी। पर्दे के पीछे छुपे हुए स्याह सूट वाले स्याहपोश ने इत्मीनान का सांस लिया, फिर रिवाल्वर जेब में डालकर वो पर्दे के पीछे से निकल आया। उसकी नन्ही सी टार्च की रोशनी तिजोरी के की होल पर पड़ रही थी। स्याहपोश ने जेब से चाबी का गुच्छा निकाला और उसमें से एक चाबी मुंतखब करके उसे की होल में घुसेड़ दिया, लेकिन उस चाबी से लाक नहीं खुल सका। 2-3 मिनट की कोशिश के बाद एक चाबी लग गई और तिजोरी का लाक खुल गया। स्याहपोश ने एक मरतबा फिर कमरे का जायज़ा लिया और हैंडल घुमाकर तिजोरी का दरवाज़ा खोल लिया और अंदर रखी हुई चीज़ों को देखने लगा। वो इस बात से बेखबर था कि तिजोरी का दरवाज़ा खुलते ही कमरे के अंदर सुरख रंग का एक बल्ब स्पार्क करने लगा है। वो खामोशी से पिन टार्च की रोशनी में तिजोरी के अंदर रखी हुई चीज़ों का जायज़ा ले रहा था। ठीक इसी वक्त जब स्याहपोश ने तिजोरी का दरवाज़ा खोला था, इसी इमारत के कंट्रोल रूम के एक कमरे में मशीन पर बैठा हुआ ऑपरेटर चौंक पड़ा। उसके सामने लगे हुए मुतअद्दिद बल्बों में से एक स्पार्क करने लगा। ये सफ़ेद रंग का एक बल्ब था। उसके ऊपर 221 नंबर तहरीर था। इस सफ़ेद बल्ब के साथ ही मशीन में लगा हुआ एक सुरख बल्ब का छोटा सा बल्ब भी स्पार्क करने लगा। इस बल्ब के साथ ही एक सबज बल्ब भी था और वो तारीक था। ऑपरेटर ने तेज़ी से मशीन का एक स्विच ऑन करके एक लीवर दबा दिया। उसके सामने लगी हुई एक 4 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी स्क्रीन सिनेमा के पर्दे की तरह रोशन हो गई और उसमें उस कमरे का अक्स नज़र आने लगा जहाँ स्याहपोश ने तिजोरी खोल रखी थी। वो स्याहपोश को देखकर चौंका। कमरे में नीम तारीकी थी। स्याहपोश की टार्च की रोशनी से कमरे में हल्का सा उजाला फैला हुआ था। ऑपरेटर ने देखा कि स्याहपोश ने एक फ़ाइल निकालकर फर्श पर रखी, फिर उसका एक एक सफ़ा खोल कर देखा और जेब से कोई चीज़ निकाली और उसे आंख से लगाकर बार बार फ़ाइल के सफ़ात उलटने लगा। टार्च की रोशनी फ़ाइल के कागजात पर पड़ रही थी। ऑपरेटर ने तेज़ी से एक और स्विच ऑन किया और माउथ पीस में तेज़ी से किसी को रिपोर्ट देने लगा। चंद लम्हों बाद जब उसने इसका सिलसिला मुनक़ता किया और एक ब्लू रिंग के बटन को दबा दिया, एक लम्हे के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और 4 सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक इंस्पेक्टर भी था। वो सीधे ऑपरेटर की तरफ आए।
इसे देखो, ऑपरेटर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने स्क्रीन को देखकर सर हिलाया, फिर वो तेजी से कमरे से निकल गए। ऑपरेटर ने फिर माउथ पीस वाला बटन दबाया और किसी को रिपोर्ट देने लगा, और उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। दफातन उसे स्याह पोश को चौंक कर जेब में हाथ डालते देखा, और उसी लम्हे स्क्रीन पर धमाका हुआ और वो तारीख हो गया। स्याह पोश ने सुरख रंग की फाइल निकाली और उसे देखने लगा। जल्द जल्द सफ़ात उलटते हुए उसके मुंह से इस तरह की गराहटें खारिज हो रही थी जैसे वो अपनी कामयाबी पर मसरूर हो। फिर उसने टार्च बुझाकर जेब से बड़ी टार्च निकाल कर रोशन की और उसे इस तरह तिजोरी से लगा कर रखा कि उसकी रोशनी फाइल पर पड़ती रहे। फिर उसने जेब से सिगरेट लाइटर निकाला और उसका ऊपरी कैप हटाकर उसे आंख से लगा लिया। ये एक जदीद तरीन स्पाई कैमरा था। इसकी मदद से चंद फरलांग दूर की चीज़ों की तस्वीरें ली जा सकती थीं और वो बड़े कैमरे से अच्छी आती थी। स्पाई कैमरा आंख से लगाकर उसने बटन पर उंगली रखी और फाइल का एक सफ़ा खोल लिया। उसने स्पाई कैमरे का फोकस दुरुस्त किया और बटन दबा दिया। दूसरा सफ़ा उल्टा, फिर बटन दबा दिया। वो तेज़ी से फाइल में लगे हुए हर सफ़ा की तस्वीर उतार रहा था। आखिरी सफ़े की तस्वीर उतारते ही वो चौंका। उसकी आंखें तेज़ी से कमरे में गर्दिश करने लगीं और दूसरा हाथ जेब में रेंग कर बाहर निकल आया। उसकी घूमती हुई नज़रें सामने वाली दीवार पर ठहर गई। एक कोने में सुरख रंग का बल्ब बार बार स्पार्क कर रहा था। उसका हाथ उठा, खड़ की आवाज़ उभरी और सुरख बल्ब के परहच्चे उड़ गए। उसने तेज़ी से फाइल को तिजोरी में रखा, फिर उसमें से करंसी नोटों की गड्डियाँ निकाली और उन्हें अंदरूनी जेब में ठोंस कर उसने तिजोरी बंद करके लॉक की। फिर चाबियों को जेब में डाला, टार्च उठाई और उठ खड़ा हुआ। ठीक उसी लम्हे कमरे के बाहर से फिर कदमों की चाप उभरी। आने वाले एक से ज़्यादा मालूम होते थे। स्यापोश ने टार्च बुझाकर जेब में डाल ली। आने वाले एक से ज़्यादा मालूम होते थे। स्यापोश ने टार्च बुझाकर जेब में डाली और फुर्ती से दरवाजे के पास जाकर दीवार से चिपक गया। रिवाल्वर की नाल छत की तरफ उठी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर एक एक करके 5 अफराद अंदर घुस आए। राहदारी के अंदर घुस आने वाली रोशनी में वो उनकी वर्दियों को बाखूबी पहचान सकता था। वो पुलिस वाले थे। उनमें से आगे वाले ने टार्च रोशन की और उसका दायरा तेज़ी से तिजोरी पर जाकर रुक गया। स्यापोश का दिल उछलकर हलक में आ टिका। क्या उनको मेरे बारे में इल्म हो गया है? उसने सोचा, अगर नहीं तो सबसे पहले रोशनी का दायरा तिजोरी पर ही क्यों पड़ा, किसी और की तरफ क्यों नहीं गया? वो तेज़ी से सोच रहा था। उसका जहन मशीन से भी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। रोशनी का दायरा अब तिजोरी से हटकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ बढ़ रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे वो कमरे का जायज़ा ले रहे हों और उनके वो किसी की तलाश हो। स्यापोश ने तेज़ी से अपने जहन में खतरनाक फैसला कर डाला, ज़िंदगी या मौत। उसने अपने जहन में सोचा और फिर उसके रिवाल्वर की नाल का रुख टार्च वाले की तरफ गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाल पर लगाया, फिर ट्रैगर दबा दिया। खड़ की आवाज़ हुई और टार्च रोशन करने वाला आवाज़ निकाले बगैर गिर पड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ जनाब? उनमें से एक ने पूछा। शायद गिरने वाला उनका कोई ऑफिसर था और वो उससे गिरने की वजह पूछ रहे थे। स्यापोश का रिवाल्वर फिर उठा। ट्रैगर यके बाद दिगरे 2 मरतबा दबा और 2 और गिर पड़े। कौन है? सामने आओ वरना गोली मार दी जाएगी। उन बाकी बच रहने वाले 2 में से एक ने चिल्लाकर कहा और उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। स्यापोश की होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसकी उंगली ने फिर हरकत की और वो दोनों भी वहीं ढेर हो गए। एक लम्हे इंतज़ार करके उसने राहदारी में झांका। वो सुनसान थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर मरने वालों की टार्च उठाकर दोबारा रोशन की और उनका जायज़ा लेने लगा। मरने वालों में एक इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वाले थे। उन सब के पास उनके रिवाल्वर भी पड़े हुए थे। उसने सर को हफीफ से जंबिश दी जैसे अब तक सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा हो। फिर उसने टार्च बुझाकर राहदारी में झांका और बाहर निकल आया। दरवाज़ा मुकफ़ल करके वो राहदारी की तरफ बढ़ा। इमारत में 4 मुख्तलिफ जगहों पर ऑटोमेटिक लिफ्टें लगी हुई थीं। वो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा तो चौंक पड़ा। लिफ्ट ऊपर आ रही थी। इसमें कौन हो सकता है? उसने सोचा। क्या ये पुलिस वाले हैं या कोई और आदमी? वो बस एक लम्हे के लिए वहाँ रुका, फिर तेज़ी से ज़ीनों की तरफ बढ़ा और ऊपर की मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। आधे रास्ते के बाद जीना घूम जाता था। यहाँ घुमाव पर सपाट फर्श का 4 फुट चौड़ा हिस्सा भी था। वो उस जगह सीढ़ियों पर नीम दराज होकर लिफ्ट की तरफ देखने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था। फिर उसमें से 4 कांस्टेबल और 2 इंस्पेक्टर निकलकर तेज़ी से उसके दरवाजे की तरफ लपके जिसमें से वो निकल कर आया था। उस दरवाजे के ऊपर 121 नंबर तहरीर था। उसने सर हिलाया जैसे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। नए आने वाले दरवाजे के पास रुक गए। फिर उनमें से एक ने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया और पलटकर अपने साथ आने वाले कांस्टेबलों से कुछ कहने लगा। कांस्टेबल ने सर हिलाया और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ पलट आया। स्यापोश ने मायने हेतु अंदाज में सर को जंबिश दी। 3 मिनट बाद वो कांस्टेबल फिर वापस आया। इस मरतबा उसके हाथ में एक चाबी थी और उसके साथ एक ऑफिसर और भी था। ये भी वर्दी ही में था, लेकिन वो पुलिस की वर्दी नहीं थी। शाने पर लगे हुए निशान उसे कर्नल जाहिर कर रहे थे। वो तेज़ से कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे।
सियाह पोश के लिए सिचुएशन हर गुजरने वाले लम्हे के साथ खतरनाक होती जा रही थी। अब वो सोच रहा था कि उन लोगों के अंदर दाखिल होते ही भांडा फूट जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। ये भी मुमकिन था कि इमारत के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते। दोनों सूरतें उसके लिए खतरनाक थी, क्योंकि उसका लिबास किसी लम्हे भी उसके लिए खतरे का बायस बन सकता था। फिर वो क्या करे, वो सोचता रहा। उसके हाथ में अब फिर रिवाल्वर दबा हुआ था। उसने इसी तरह नीम दराज रहकर उसे फिर लोड किया और कांसी टेबलों की तरफ देखने लगा, जो अब कमरे में दाखिल हो गए। फिर जैसे ही आखिरी कांसी टेबल अंदर घुसा, वो तेज़ी से जीने उतरने लगा। उसका रुख निचले जीनों की तरफ था। उस मंजिल को अबूर करके वो इमारत की 17वीं मंजिल पर आ गया। फिर जैसे ही 16वीं मंजिल पर जाने के लिए उसने 3-4 सीढ़ियाँ तय की, चौंक पड़ा। सामने ही जीने के मोड़ पर एक कांसी टेबल खड़ा हैरत से उसे देख रहा था। फिर इससे पहले कि नर्वस हो जानवर कांसी टेबल रिवाल्वर से उस पर फायर करता, उसकी उंगली ने हरकत की। खामोश रिवाल्वर से गोली निकलकर कांसी टेबल की पेशानी पर पड़ी और वो आवाज़ निकाले बगैर उसी जगह गिर पड़ा। उसका रिवाल्वर लुढ़कता हुआ 16वीं मंजिल की राहदारी में जा गिरा। वो तेज़ी से जीने तय करने लगा। फिर उसने पलट कर ये भी नहीं देखा कि कांसी टेबल मर गया या जिंदा है। ऐसे मौक़ों पर वो हमेशा दुश्मन की पेशानी का निशाना लिया करता। वो उसका ये निशाना इतना सुचा हुआ करता कि वो कभी पलटकर शिकार होने वाले को देखकर उसके मरने की तस्दीक नहीं करता था। 16वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने राहदारी में झांका, फिर तेज़ी से जीने पर मुड़ा और जिस तेज़ी से 3-4 सीढ़ियाँ तय की थी, उसी तेज़ी से वापस उन्हें चढ़कर ऊपर आ गया। 15वीं मंजिल की राहदारी में 10-12 कांसी टेबल खड़े थे। फिर उनमें से 4 ऊपर आने लगे। वो जीने से हटकर राहदारी में आ गया। उसकी बिजली की तरह तड़प कर घूमने वाली नजरें राहदारी का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जायजा ले रही थी। फिर उसने पलट कर देखा और वो लोग अब मोड़ पर पहुंचने ही वाले थे। वो तेज़ी से राहदारी में दौड़ने लगा। उसके बेआवाज़ जूते उसके दौड़ने पर चिल्ला नहीं रहे थे। 10-15 गज आगे बढ़ने के बाद वो एक दरवाजे के पास रुक गया। दरवाजे पर लिबर्टी तहरीर था। उसने फुर्ती से मुड़कर आसपास का जायजा लिया और गड़ा। अब दूसरे लम्हे वो लिबर्टी के अंदर था। अब ये उसकी बदकिस्मती थी या खुशफहमी कि वो गलती से लेडीज़ लिबर्टी में घुस पड़ा। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ा, किसी की हल्की सी खौफजदा आवाज़ उभरी। उसका हाथ तीर की तरह जेब में रेंग गया और उसके सामने एक 18-19 साल लड़की खड़ी हैरत से घूर रही थी। फिर उसने शायद चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि सियापोश का रिवाल्वर उसके सीने पर लग गया। आवाज़ निकाली और ख़त्म। जो सांप की तरह फनकारा और लड़की कांप कर रह गई। तुम कौन हो, वो हकलाकर बोली। लहजे में अभी खौफ की परछाइयाँ थी। मैं एक डाकू हूँ, सियापोश ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ मैंने डाका मारा और अब तुम्हारे साथी। मेरी मुराद पुलिस से है, वो मेरी तलाश में है और उन्होंने ऊपर की मंजिल पर तलाशी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुझे जाने दो, हो वो खौफजदा लहजे में बोली। ज़रूर, सियापोश ने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुमको ज़रूर जाने दूंगा ताकि तुम मेरे बारे में पुलिस को मुतला कर सको। नहीं नहीं, मैं पुलिस को इतला नहीं दूंगी, वो तेज़ी से बोली। खामोश वो गराया। शायद वो लोग अब इसी राहदारी में आ रहे हैं। अगर तुमने कोई हरकत करके उन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश की तो समझ लेना गोली तुम्हारे भेजे में होगी और रूह आसमान की पनाहियाँ अबूर करती नजर आएगी। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, वो खौफजदा लहजे में बोली। उससे लड़की का जायज़ा लिया। वो लिबास से चपरासन नजर आ रही थी। दफातन वो फिर चौंका। राहदारी में कदमों की चाप उभरी। फिर कई आदमी लिबर्टी के करीब पहुंचकर रुक गए। इसे भी देख लेना चाहिए, किसी ने कहा। अरे छोड़ो, हटाओ, वो यहाँ नहीं हो सकता। दूसरी आवाज़ ने कहा। ये लेडीज़ लिबर्टी है, हमें खोल कर देख लेना चाहिए। तीसरी आवाज़ उभरी। ठहरो, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे पूछ लें। पहली आवाज़ ने कहा। सियापोश लड़की की तरफ मुड़ा। मैं दरवाजे के पास जा रहा हूँ, तुम हाथ धोने के लिए बेसिन के पास खड़ी हो जाओ और अगर वो दरवाज़ा खोलें तो उनको टालने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुमने किसी किस्म का इशारा करके उन्हें खबरदार करने की कोशिश की तो। वो रिवाल्वर की तरफ इशारा करते हुए बोला। बस एक ही गोली काफ़ी होगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। निगाहें रिवाल्वर पर ही जमी हुई थी। गुड, सियापोश ने कहा और तेज़ी से दरवाजे के पास पहुंचकर उसके बराबर खड़ा हो गया। अब वो इस पोजीशन में था कि दरवाज़ा खुलने पर वो उसके पट की आड़ में हो जाता और उसने रिवाल्वर की नाल का रुख लड़की की तरफ उठा दिया। चंद लम्हे बाद दरवाजे का हैंडल घुमा और पट खुल गए। उसी लम्हे सियापोश ने इशारा किया और लड़की बेसन पर झुक गई। फिर इस तरह सर उठाया जैसे दरवाज़ा खुलने पर चौंकी हो। यहाँ कोई आदमी आया था? नहीं तो, वो जल्दी से बोली। अगर कोई आदमी स्याह लिबास में नजर आए तो मतला करना। बहुत अच्छा, लड़की ने सर हिला दिया। गुड, आवाज़ ने कहा और दरवाज़ा फिर बंद हो गया। 2-3 मिनट बाद सियापोश ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। ये राहदारी सुनसान ही पड़ी थी। वो मुड़ा और लड़की से बोला। मैं जा रहा हूँ, अगर तुमने चिल्लाने या किसी को बताने की कोशिश की तो ख़त्म कर दूंगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वो सर हिलाकर बोली। हाँ, सियापोश ने सोचा वो लड़की की तरफ से मुतमईन नहीं था।
یہ ممکن تھا کہ وہ اس کی جاتی اندر سے لیبارٹری کا لاک لگا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی، یا اس کی دوسری طرف چلے جانے کے بعد وہ تلاش کرنے والے کانسی ٹیبلوں کو مطلع کر دیتی۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے دشواریاں بڑھ سکتی تھیں۔ پھر کیا وہ اسے ختم کر دے، مگر نہیں، وہ اسے ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ محض اتنی سی بات کے لیے کسی کو قتل کر ڈالنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر سر ہلایا جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ پھر لڑکی کی طرف بڑھا، وہ بولا، تم منہ پھیر کر کھڑی ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیوں کا جواب میرے پاس نہیں، سیاپوش نے نرم لہجے میں کہا، بس جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ مجھے مت مارو، وہ گڑبڑا کر بولی۔ میں تم کو قتل نہیں کر رہا، وہ گھرایا۔ اگر مارنا ہی مقصود ہوتا تو صرف ایک گولی تم کو ختم کر سکتی تھی۔ پھر بس جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، جلدی کرو، منہ پھیر کر کھڑی ہو جاؤ۔ ارے، اسے کچھ کہنا چاہا مگر سیاپوش کو گھورتی ہوئی آنکھوں نے اسے کسی بات کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ سیاپوش نے ریوالور جیب میں ڈالا، پھر لڑکی کو گردن دبوچ لی۔ وہ تڑپی تھی لیکن سیاپوش کی گرفت مضبوط تھی۔ چند لمحے بعد وہ اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اس نے لڑکی کو فرش پر لٹانے کے بعد نبض دیکھی، پھر اس طرح سر ہلایا جیسے اس کے بے ہوش ہو جانے سے مطمئن ہو۔ ایک بار پھر اس نے راہداری کا جائزہ لیا۔ وہ اب بھی سنسان تھی۔ وہ پھرتی سے باہر نکل آیا اور لیبارٹری کا دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے زینوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لفٹ میں سفر کرنا اس کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتا تھا، لیکن زینے تک پہنچنے سے پہلے اسے رک جانا پڑا۔ سامنے ہی زینے کے موڑ سے نکل کر ایک کانسٹیبل سامنے آ گیا اور اب متحیرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کرتا، سیاپوش نے اچھل کر دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر ماری اور وہ فرش پر الٹ گیا۔ دوسری مرتبہ سیاپوش کا ہاتھ اٹھا اور ہلکی سی آواز سے کانسٹیبل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تیزی سے کانسٹیبل کو کندھے پر اٹھا کر وہ لیبارٹری کی طرف بڑھا۔ لیبارٹری کو اندر سے بند کرنے کے بعد اس نے کانسٹیبل کی وردی اتار کر خود پہنی اور اپنا سیاہ سوٹ اسے پہنا کر سر پر سیاہ ٹوپ بھی موڑ دیا۔ پھر اس کا ریوالور بھی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور اس کی کیپ سر پر جما لی۔ پھر تیزی سے اپنے لباس کی جیبوں سے سامان نکال کر کانسٹیبل والی وردی میں رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ دروازے کو کھول کر اس نے باہر جھانکا اور راہداری میں نکل آیا۔ اب وہ تیزی سے لائٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وردی میں وہ خود کو کسی حد تک محفوظ سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لفٹ کے سامنے پہنچا، اس کا دروازہ کھلا اور 3 کانسٹیبل باہر نکل آئے۔ لفٹ دروازے کے بند ہوتے ہی نیچے کی جانب چلی گئی۔ ارے تم! ان میں سے ایک نے سیاپوش کو دیکھ کر حیرت سے کہا، تم کون ہو؟ دوسرا کرایا، تم ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے، تیسری نے کہا، اور 3 ریوالوروں کی نالیں اس کے سینے سے آ لگیں۔ سیاپوش کے لیے یہ لمحہ بڑا نازک تھا۔ اس نے خود کو اس وردی میں محفوظ سمجھا، لیکن یہی وردی اب اس کے لیے مصیبت کا باعث بن چکی تھی۔ شاید جہاں پہرا دینے والے سپاہی اور کانسٹیبل وغیرہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ گرایا، ہٹاؤ ریوالور۔ نہیں، ان میں سے ایک بولا، ہم اپنے تمام ساتھیوں کو پہچانتے ہیں، تم شاید وہی ہو جن کی ہمیں تلاش ہے۔ بتاؤ ہمارے کس ساتھی کو مار کر یہ وردی حاصل کی ہے؟ دوسرا گرا کر بولا، تم لوگ ایک بڑی غلطی کر رہے ہو۔ وہ گرایا، مجھے جانے دو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ریوالوروں کی نالیں اس کے سینے میں گھسنے لگی۔ تم کو ہمارے ساتھ انچارج کے کمرے تک چلنا ہوگا، اور اگر انکار کر دوں تب ہم تم کو گولی مار دیں گے۔ تم بیوقوف ہو، وہ گرایا۔ جس کی ہمیں تلاش ہے اسے میں نے مار گرایا اور اب اسی کے بارے میں انچارج صاحب کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ اچھا؟ ان میں سے ایک نے کہا، لہجہ موزے کا اڑانے والا تھا۔ یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تم کو دکھاؤں۔ کہاں؟ کیا باہر چلنا ہوگا؟ دوسرے نے کہا۔ اس کا لہجہ بھی ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اسی راہداری میں لیڈیز لیبارٹری تک چلنا ہوگا۔ واہ میرے شیر، دوسرا بولا۔ جو 4 پولیس والے اور ایک انسپکٹر کو قتل کر کے صاف بچ نکلا ہو، اسے تم نے مار گرایا؟ بھائی واہ، بہت بہادر معلوم ہوتے ہو۔ تم کو یقین نہیں ہے؟ چلو یقین کر لیتے ہیں پھر۔ اچھا، وہ گرایا، جاؤ ایک کو لیڈیز لیبارٹری تک بھیجو تاکہ وہ اس کی تصدیق کرے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ ہم دوسرے نے سوچنے کے بعد کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں، لیکن بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ 3 گولیاں استقبال کریں گی۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں سر ہلا کر بولا، مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں مجرم تو نہیں۔ خیر چلو۔ وہ ریوالور کی نال سے اسے دکھیل کر بولا اور 2 ریوالور کی نالیں اس کے سینے سے ہٹ کر بغل میں آگ لگیں۔ وہ اسی لیبارٹری کی طرف لے جا رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک لیبارٹری کا دروازہ کھولا اور متحیرانہ انداز میں پیچھے کی طرف ہٹایا۔ ان کی نظروں کے سامنے فرش پر 2 لاشیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکی کی لاش تھی اور دوسری اسی کانسٹیبل کی، سے مار کر اس نے وردی حاصل کی تھی اور اپنا لباس اسے پہنا دیا تھا۔ سیاپوش کانسٹیبل کی وردی پہنے کھڑا ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ دونوں ریوالور کی نالیں اس کی بغل سے ہٹ کر نیچے کی طرف ہو گئیں۔ وہ کانسٹیبل کی لاش کو بدلے ہوئے لباس کی وجہ سے پہچان نہیں سکے۔ بس یہی لمحہ تھا۔ اس نے اچھل کر اس آگے والی کانسٹیبل کی کمر پر لات رسید کی اور دائیں بائیں کھڑے ہوئے دونوں کانسٹیبلوں کی گردنیں کلائیوں میں دبوچ لیں۔ پھر اس نے جھٹکا دیا اور ایک کانسٹیبل اسی گرفت سے نکل کر آگے والے پر جا پڑا۔ وہ اٹھنے کی کوششیں کرتے کرتے پھر ڈھیر ہو گیا۔ تیسرے کے سر کے بال پکڑ کر اس نے گردن پر پوری قوت سے جوڑوں کے مخصوص انداز میں ہاتھ مارا اور وہ آواز نکالے بغیر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔
तीसरे को छोड़कर वो दोनों की तरफ बढ़ा। एक की पसली पर ठोकर पड़ी और दूसरे की ठोड़ी के नीचे गोंजा लगा। ठोकर खाने वाला हलक फाड़ कर चिल्लाया और गोंसा खाने वाला उछलकर सामने वाली दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। ठोकर खाने वाला उठा और इस मर्तबा कमर पर पड़ने वाले 2 हथौड़े ने उसे फर्श से टकरा दिया। फिर पैर दर पे पड़ने वाली ठोकरें वो चंद ही लम्हे बाद बेहोश हो गया।